तो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्यों होता है फीमेल से मेंस्ट्रुअल साइकिल, और कौन कौन सी फेजेस इंक्लूड होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये फीमेल्स में एक रेगुलर रिकरिंग फिजियोलॉजिकल चेंज होता है उनकी बॉडी में। हर 28th डे पे ये रिपीट होता है। 28th डे यानी इसे लूनर साइकिल भी कह सकते हैं, क्योंकि लूनर यानी चांद जो है उसका एक महीना पूरा होता है 28 डेज में, इसीलिए इसे लूनर साइकिल भी कह सकते हैं। तो फीमेल्स की फिजियोलॉजी में, और फीमेल्स कौन सी, ह्यूमन फीमेल्स या मैमेलियन फीमेल्स जो कि प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स कौन होते हैं? प्राइमेट्स होते हैं जिनके फिंगर डिजिट्स जो है हाथों की वो अलग अलग होती हैं। देखिए अंगूठा जो है वो उंगलियों के 90 डिग्री एंगल के ऊपर होता है और उंगलियों के ऊपर नेल्स मिलते हैं। ये प्राइमेट्स की खास बात होती है। और इनमें जो मैमल्स हैं उनके प्राइमेट्स में ये साइकिल मिलेगा। हर 28 दिन के ऊपर मिलेगा ये साइकिल, और इस साइकिल में कई फेजेस आएंगी, हार्मोनल चेंजेस आएंगे फीमेल्स के अंदर। तो कैसे होता है ये सब चीजें, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस वीडियो में और समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आती हैं। अच्छा, दूसरी एक खास बात यहाँ पे ये देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो शुरुआत होती है, जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, कब ये शुरुआत होना शुरू होती है। तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो शुरुआत होती है वो कब से शुरू होती है? फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत प्यूबर्टी के टाइम पे होती है। ये वो पीरियड है जब फीमेल्स अपने अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज करती हैं, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन कर रही होती हैं अपने, और वहां से शुरू हो रहा होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मिनार्क। जो फीमेल्स का फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, जो लगभग 12 से 15 साल की उम्र के ऊपर होता है फीमेल्स में, इसे कहते हैं मिनार्क। और जो लास्ट होता है लगभग 45 to 55 या 45 to 50 की एज में, उसे कहते हैं मेनोपॉज। तो क्यों ये मिनार्क होता है और क्यों मेनोपॉज होता है, इसके बारे में जानकारी शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हमारा सबसे पहले एक ओवरव्यू कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो रही हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा वेजाइना आ रहा है, सर्विक्स आ रहा है, हम नीचे से लेके चल रहे हैं। हालांकि एनसीईआरटी में जब शुरुआत होती है तो वो कहते हैं कि सबसे पहले हमारी एक पेयर ओवरी होती है, उसके बाद एक पेयर ओविडक्ट होती है, फिर एक यूट्रस होता है, एक सर्विक्स होता है और एक वेजाइना होती है। हम नीचे से ले रहे हैं तो वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस और फिर ये फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, और ये अल्टीमेटली हमारी ओवरीज हैं। इन ओवरीज के ही ऊपर और इस यूट्रस के ऊपर ही हमारी वीडियो पूरी डिपेंड करेगी। डिस्कशन इसी के ऊपर चलेगा, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले ओवरीज की। तो ओवरीज जो होती हैं ये फीमेल्स में 2 होती हैं, और ओवरीज के अंदर क्या होता है इसकी बात में थोड़ी सी बात अभी कर रहे हैं यहाँ पे। पहले हम यहाँ पे यूट्रस की बात करते हैं। तो यूट्रस की 3 लाइनिंग्स हैं, पेरीमेट्रियम, फिर बीच वाली मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है ये फीमेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे डेवलप होना शुरू होती है। क्यों होता है ये, इसको हम जानने के लिए सबसे पहले पहुंचेंगे ओवरी के पास में, और ओवरी का एक टीएस देख लेते हैं। यहां पे समझेंगे कि ओवरी में क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। तो ओवरी का एक टीएस देख रहे हैं हम कि ये ओवरी है, इसको यहां पे दिखाया है। ओवरी की कवरिंग कहलाती है जर्मिनल एपिथेलियम। तो ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम है, ये जर्मिनल एपिथेलियम बहुत सारे ओवर रिलीज कर रही होती है। यानी कि शुरुआत में एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब ये फीमेल किसी दूसरी फीमेल के एम्ब्रियो में की फॉर्म में होगी, यानी कि क्या होगा, जब ये फीमेल अपनी मदर के वोम में होगी, ठीक है, तब ये जर्मिनल एपिथेलियम बहुत सारे ओवास यानी प्राइमरी फॉलिकल्स को यहां पे बना देगा, और उसके बाद ये फीमेल की बर्थ हो जाती है। देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें गैमेटोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। थोड़ा सा वही चीजें हम यहाँ पे समझाते रहेंगे, नहीं पता है तो भी आप यहाँ पे पूरा सीख जाएंगे गैमेटोजेनेसिस कैसे हो रही है, कौन कौन से इवेंट हैं जो गैमेटोजेनेसिस करा रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में यहीं पे सीख जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो जर्मिनल एपिथेलियम जो है उससे ये प्राइमरी या प्रिमोर्डियल फॉलिकल बन जाते हैं। इससे आपका डेवलपमेंट के टाइम पे जब एम्ब्रियो से फीटस बन रहा होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है, तो ये फॉलिकल बनते हैं जो कि प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। इसमें एक ओवा होता है।
अब ये फीमेल की बर्थ हो जाती है, लगभग 60,000 टू 80,000 फॉलिकल्स के साथ में एक फीमेल की बर्थ होती है। कितने होते हैं? 60 टू 80,000। और बाकी फॉलिकल्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं एक फीमेल के अंदर जब फीमेल की बर्थ होती है। उसे कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो ये एक प्राइमरी फॉलिकल है। और प्राइमरी फॉलिकल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे ये प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करना शुरू करता है आगे की तरफ सेकेंडरी और टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल में। क्लियर हो रहा है? ये आपने पढ़ा होगा जब गैमेटोजेनेसिस की बात चल रही होगी, बस उसी को हम यहां पे रिलेट कर रहे हैं। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले एक हार्मोन जिसे कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये हार्मोन रिलीज होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये डेवलप होना शुरू करता है और ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है और इसके ऊपर कई लेयर्स ग्राफियन फॉलिकल सेल्स की बन जाती हैं। और बीच में हमारा ओवा जो डेवलप हो रहा है वो होगा, जिसे प्राइमरी oocyte कहेंगे। तो ये बीच में होगा प्राइमरी oocyte और आसपास होती हैं फॉलिकुलर सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल्स होगी और फॉलिकुलर सेल्स किसको कवर करे हुए हैं? प्राइमरी oocyte को, प्राइमरी oocyte। और ये जो फॉलिकल पूरा बना है इसको कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। फॉलिकल सेल्स को ही ग्रैन्युलोसा सेल्स भी बोलते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स। और इससे एक हार्मोन निकलता है, चाहे फॉलिकुलर कहो चाहे ग्रैन्युलोसा कह दो, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है, वो हार्मोन कहलाता है ईस्ट्रोजन। तो इससे जो हार्मोन रिलीज होगा उसे हम क्या कह देंगे? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन किससे निकल रहा है? फॉलिकुलर सेल्स से, फॉलिकुलर सेल्स से। यानी कि जैसे जैसे एफएसएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता रहेगा वैसे वैसे ओवरी से ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाएगा, निकलता रहेगा। क्लियर हो रही है बात? आप जरा समझते रहिएगा। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी राइज करेगा ओवरी में। अब क्या होता है? एफएसएच के ही इन्फ्लुएंस में ये टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। एफएसएच की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये टर्शियरी फॉलिकल में जब कन्वर्ट होगा और फाइनली जब ये ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा तो ये जो प्राइमरी oocyte था ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी oocyte में। और ये पूरा एक लेयर बन गई जिसे हमने कहा ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर हो रही है बात? तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है तो सेकेंडरी फॉलिकल, देखिए प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, इसके बाद इंटरमीडिएट टर्शियरी फॉलिकल और फिर ये हमारा मैच्योर फॉलिकल है जिसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। देखिए हमने यहां पे आपको बताया ईस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा है। ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है इसको देखते हैं कि ये ईस्ट्रोजन हार्मोन असल में बॉडी के अंदर कौन सा चेंज करेगा। एफएसएच का तो आपको फंक्शन पता चल गया कि एफएसएच जो था उसने क्या करा? उसने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करा कि वो oocyte बनाए, सेकेंडरी oocyte या ओवा का प्रोडक्शन करें। लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में एक हार्मोन और रिलीज हुआ ओवरी से जिसे कहते थे ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम ये होता है, देखिए दो तरीके से लिखा जाता है, OES भी लिख सकते हैं या ES, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। स्पेलिंग में कोई भी डाउट मत रखिएगा कि ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम ये होता है कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग को ये थिक करना शुरू करता है। क्यों थिक करेगा अभी उसका कॉन्सेप्ट देंगे कि ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करना शुरू करता है, यानी डेवलप करेगा। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मोटी होती चली जाएगी, यहां से और यहां से डेवलप करेगी। क्लियर हो रही है बात? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डेवलप हो रही है किसके इन्फ्लुएंस में? ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में। और ईस्ट्रोजन किसके इन्फ्लुएंस में कर रहा है? एफएसएच के इन्फ्लुएंस में। यानी कि अगर एफएसएच का लेवल राइज करेगा तो ईस्ट्रोजन का लेवल राइज करेगा और एंडोमेट्रियम का लेवल भी राइज करेगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी मोटी होती जाएगी। क्लियर?
अब क्या होता है कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से धीरे धीरे एलएच हार्मोन भी निकल रहा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से धीरे धीरे दूसरा हार्मोन निकलता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कौन सा? एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो एलएच हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, वो इस ग्राफियन फॉलिकल से ओवा जो सेकेंडरी oocyte है उसे बाहर रिलीज कर देता है, जिसे हम ओवा भी कह सकते हैं, होता नहीं, लेकिन ओवा का रिलीज होना कहलाता है ओव्यूलेशन। इसे क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। क्लियर हो रहा है? तो ग्राफियन फॉलिकल से एलएच हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इंफ्लुएंस में क्या हुआ, ओवा रिलीज करा। और ओवा जो रिलीज कर दिया तो इसके अंदर बची हुई फॉलिकुलर सेल्स ही तो है, इसके आसपास कौन सी सेल्स हैं? फॉलिकुलर सेल्स ही तो है। तो फॉलिकुलर सेल्स जो है वो कवर कर लेती हैं एंडोमेट्रियम के, ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर का जो कुछ मटेरियल है येलो कलर का, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम भी एलएच हार्मोन की वजह से मेंटेन रहता है, बना रहता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन निकालेगा? तो कॉर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन निकालता है उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से, तो फॉलिकुलर सेल से निकला एस्ट्रोजन और ओवरी के कॉर्पस ल्यूटियम से कौन निकला? प्रोजेस्टेरॉन। और कॉर्पस ल्यूटियम से कब निकलेगा? जब एलएच का लेवल राइज करेगा। अच्छा, एलएच का लेवल राइज करना और उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं एलएच सर्ज। एलएच ने सर्ज किया ओव्यूलेशन को। क्लियर हो रहा है? एनसीईआरटी में मैं कोट कर रहा हूं एनसीईआरटी की लाइंस, और एनसीईआरटी में एलएच सर्ज को कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आपको यहां पे दिख रहा है कि यहां पे दिख रहा है आपको एलएच सर्च के बारे में कि रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल। देखिए बीच का ये साइकिल है, मिड साइकिल में ये रैपिड सिक्रीशन हो रहा है और इस वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड एलएच सर्च इंक्लूड्स rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum, that is ovulation। रप्चर हुआ और रिलीज हुआ ओवम का, दैट इज ओव्यूलेशन हो गया। यहाँ पे क्लियर हो रही है बात आपको? तो ओव्यूलेशन कौन करा रहा है? एलएच। तो एलएच सर्ज की वजह से हो गया ओव्यूलेशन। अब एलएच का लेवल भी राइज करा हुआ है, यानी कि अगर आप डायग्राम को देखें एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी में जो लेवल दिया हुआ है वो एलएच का और एफएसएच का, दोनों का एक साथ राइज करता है और इस फेज पे ओव्यूलेशन हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो रप्चर्ड फॉलिकल था वो कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्म में आ गया और उसने कौन सा हार्मोन निकाला? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकाला। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम होता है कि ये जो डेवलपिंग एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इसको परसिस्ट कराना, यानी रोके रखना कि यहां पे ये मेंटेन रहे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, इसको ये बात को ध्यान में रखता है। तो जो थिक हो गई है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग उसको परसिस्ट कराने यानी मेंटेन रखने का काम किसका है? प्रोजेस्टेरॉन का काम है। अब जरा समझिएगा बात, यहीं पे एक ट्विस्ट है। ये ओवा यहां रिलीज हुआ, ओवा कहां पे रिलीज हुआ? यहां रिलीज हुआ। तो जो ये ओवा रिलीज हुआ, ये ओवा फैलोपियन ट्यूब के आगे बढ़ेगा और यहां अगर स्पर्म आता तो यहां फर्टिलाइजेशन हो जाता, बट स्पर्म तो आया ही नहीं क्योंकि कॉपुलेशन हुआ ही नहीं। अगर फीमेल में कॉपुलेशन नहीं हुआ है और स्पर्म यहां प्रेजेंट नहीं है तो ये ओवा आगे की तरफ मूव कर जाएगा। एम्पुला रीजन से जैसे ये स्थमिक रीजन की तरफ जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आपने पढ़ा होगा ये एम्पुला रीजन है, ये स्थमिक रीजन है, तो स्थमस रीजन की तरफ जैसे ही ये जाएगा यहां से पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक सिग्नल जाएगा और वो नेगेटिव फीडबैक होगा कि ये अब एलएच के लेवल को कम करे पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि जब एलएच ज्यादा हो जाता है तो एफएसएच अपने आप से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अगर एफएसएच कम होगा तो ईस्ट्रोजन का लेवल अपने आप कम होने लगेगा, यानी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा। एलएच ज्यादा होगा तो प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा, एफएचएस ज्यादा होगा तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी ज्यादा होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन जो
अब लेवल कम हो रहा है क्योंकि ये आगे बढ़ चुका है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हुआ कम, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी अब परसिस्ट नहीं करेगी, और ये जो अनफर्टिलाइज्ड ओवा था वो भी यहां तक आ जाएगा तब तक। तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अब यहां परसिस्ट नहीं कर रही है, तो ये यहां से डिस्चार्ज होना इसका शुरू हो जाएगा। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड होगी, यानी टिश्यूज शेड होंगे, साथ ही साथ कुछ ब्लड वेसल्स भी शेड होंगी, और साथ ही साथ यहां पे अनफर्टिलाइज्ड ओवा जाएगा, म्यूकस जाएगा। तो ये सारी चीजें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहां पे निकलेंगी वो कहलाएगी फेज। उस फेज को कहेंगे ब्लीडिंग फेज, वीपिंग ऑफ यूट्रस और मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज आई, पहली फेज हम लोगों ने यहीं पे इसीलिए इसको माना है मेंस्ट्रुअल फेज पहली फेज है। अब फेजेस की बातें कर रहे हैं हम लोग, तो मेंस्ट्रुअल फेज पहली हो गई, यानी यहां पे ब्लीडिंग फेज हो गई। दूसरी फेज कब मानी हमने? दूसरी फेज हमने मानी है, दूसरी फेज ये है कि अब ब्लीडिंग के बाद बिल्कुल ये प्योर हो गया है, साफ सुथरा हो गया है, अब इसको फिर से यहां पे फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू करेंगे। दूसरी फेज हो गई फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, तो जब फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तो फॉलिकल्स डेवलप होने के बाद यहां आगे क्या होगा? अल्टीमेटली ओव्यूलेशन होगा। तो तीसरी फेज ओव्यूलेटरी फेज है। ओव्यूलेटरी फेज है, और जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो क्या होगा? तो चौथी फेज आएगी ल्यूटियल फेज, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन हो गया है। कॉर्पस ल्यूटियम जब डिग्रेड, एलएच का लेवल जब डाउन करेगा, अब ल्यूटियल फेज के बाद जब यहां से आगे फिर से मेंस्ट्रुअल फेज आएगी, तो मेंस्ट्रुअल फेज में एलएच का लेवल डाउन करेगा, और जब एलएच का लेवल डाउन करेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होगा, और कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होके एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनाएगा, उसे कह देंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस। तो कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया। तो यहां पे आपको ये सारी चीजें समझ में आई, ओव्यूलेशन की चारों फेजेस समझ में आई। इन सभी फेजेस को आपको अगर बताया जाए तो मोस्ट ऑफ द बुक में ओव्यूलेटरी फेज को नहीं लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द बुक में ओव्यूलेटरी फेज को ना लिख के कहते हैं सिर्फ 3 फेजेस हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, सिर्फ 3 फेज हैं, और ओव्यूलेटरी फेज को गायब कर देते हैं। तो जो ये ओव्यूलेटरी फेज है, हम इसके बारे में भी जानकारी थोड़ी सी आपको दे देना चाहते हैं कि एनसीईआरटी में इन्होंने ओव्यूलेटरी फेज को चुपके से लिख दिया है। एक जगह पे आपको यहां दिख रहा है कि एनसीईआरटी में ओव्यूलेटरी फेज को इन्होंने लिखा हुआ है। तो इन्होंने एलेक्स सर्च के जस्ट बाद में ओव्यूलेटरी फेज को लिखा है कि जहां पे ओव्यूलेशन हो रहा है, इसी फेज को ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। अब ये कितने कितने दिन का साइकिल होता है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि कितने दिन पे कौन सा साइकिल ये चलेगा। तो अगर बात करी जाए मेंस्ट्रुअल फेज की, तो मेंस्ट्रुअल फेज यानी ब्लीडिंग फेज आपकी एनसीईआरटी में 3 से 5 दिन लिखी है, यानी कि शुरुआत इसकी 1 से 5 दिन की होती होगी। टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने डेज है? 28 टू 29। तो 1st to 5th डे आपकी हो गई मेंस्ट्रुअल फेज। 1st to 5th डे ये वाली फेज कितने दिन की होती है? अगर इसकी बात करी जाए तो 6 to 13 डेज, 6 to 13 डेज की ये फेज रहती है फॉलिकुलर फेज, जिसपे कि ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा निकलेगा फॉलिकल सेल्स से, और वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करेगा, यानी थिकनिंग हो जाएगी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की। इसके बाद आती है ओव्यूलेटरी फेज 14th डे, एग्जैक्ट 14th डे के ऊपर, या 14 to 15, किसी किसी में 15 भी हो जाता है कभी कभी, तो 14th डे के ऊपर ओव्यूलेशन हो जाएगा, और इस फेज को कहेंगे ओव्यूलेटरी फेज। अब जो कुछ भी बचेगा 14th to 28, ये फेज आपकी कहलाएगी ल्यूटियल फेज। आपको सभी फेजेस का डिस्क्रिप्शन हम अभी दिए देते हैं, एक फोटो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, वो फोटो में आपको सारी फेजेस दिख रही होंगी, और उन फोटो की फेजेस को आप जरा देखिए तो आपको इस डायग्राम में, इस टेबल में आपको मिल रही है मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें सबसे पहले आपको बताया गया कि एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होती है, मेंस्ट्रुएशन बिगन होता है, द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम सिक्रीशन ब्लड
and the unfertilized ovum constitute the menstrual flow और प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन रिड्यूस होता है। आपको यहां पे बताया हमने कि जो एलएच है, जब वो कम हो जाएगा निकलना, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, अब एलएच का लेवल कम हो जाएगा। जब एलएच कम होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होगा तो इसका प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन ये अपने आप ही कम कर देगा। तो ये चीज जो आपको बताई, तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ कि प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन कम। अगली फेज है फॉलिकुलर फेज, जो 6 से 13 दिन की होती है। इसमें एंडोमेट्रियम जो होता है ये रिबिल्ड होता है, ये दोबारा से बनना शुरू होता है। एफएसएच का सिक्रीशन और ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ता है। आपको बताया हमने कि ये जो अगली फेज होगी फॉलिकुलर फेज में ये बिल्ड होना शुरू हो जाएगी दोबारा से। एफएसएच का सिक्रीशन बढ़ेगा और उसी की वजह से ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा। इसके बाद आप अगर गौर से देखिए तो ओव्यूलेटरी फेज है, जिसमें एफएसएच और एलएच दोनों का लेवल राइज करता है। और जब दोनों का लेवल राइज करेगा तो क्या होगा, ये एलएच सर्ज हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इन ब्लड इज आल्सो हाई एंड रीच इट्स पीक, ओव्यूलेशन हो जाता है। अब अगली फेज और लास्ट फेज जो आती है वो आती है आपकी ल्यूटियल फेज, जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता रहेगा प्रोजेस्टेरॉन, और एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो थिकनेस उसकी बनी रहेगी, और यूट्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीटरी रहेंगी। इस तरीके से आपने इसमें ये तो देख लिया। इसी के साथ साथ अब हम आपको एनसीईआरटी की बात करते हैं कि एनसीईआरटी में किस तरीके से इसको कंपैरेटिवली दिखाया गया है। आप अगर इसको गौर से देखें तो एनसीईआरटी में इसका कंपैरिजन आपको मिल रहा है। यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जिसमें सबसे पहले आप देखिए तो इसमें नीचे से हम आपको शुरुआत कर रहे हैं कि इन्होंने नीचे से जो शुरुआत की है वो सबसे पहले इन्होंने दिया है यूट्राइन इवेंट्स। सबसे पहले इन्होंने यूट्राइन इवेंट्स के बारे में बात करी है। उसके बाद जो इन्होंने बात करी है, इन्होंने ओव्यूलेटरी हार्मोन्स की बात करी है, हार्मोन्स यानी प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की बात करी है। इसके बाद इन्होंने जो हमारे ये बन रहे हैं फॉलिकल्स, तो इन्होंने ओवेरियन इवेंट्स की बात करी है, यानी ओवरी के अंदर के इवेंट्स की बात करी है। और अल्टीमेटली यानी फाइनली सबसे ऊपर की तरफ इन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स की बात करी। अगर आप इसकी पूरी ऊपर से नीचे तक की सीरीज को देखिए तो ऊपर सबसे ऊपर जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है एफएसएच और एलएच को अगर आप गौर से देखिए तो एफएसएच का लेवल धीरे धीरे कम होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे एलएच और एफएसएच राइज करते हैं, अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और एक टाइम पे जब ये 14th डे के ऊपर पहुंचेंगे तो 14th डे के ऊपर एलएच और एफएसएच का लेवल पूरी तरह से राइज कर चुका है। और साथ में यहाँ पे क्या हुआ है, और साथ में ये हुआ है कि यहाँ का जो लेवल राइज हुआ है, आपके फॉलिकल्स को अगर आप गौर से देखिए तो फॉलिकल धीरे 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 डेवलप होते होते 14th डे के ऊपर ओव्यूलेशन हो जाता है, जब उसका लेवल एलएच और एफएसएच का राइज करता है। अगर आप गौर से देखिए तो एलएच और एफएसएच के लिए हमने आपको बताया है कि एफएसएच बढ़ेगा तो ईस्ट्रोजन बढ़ेगा और एफएसएच बढ़ेगा तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा। तो यहीं पे आपको साथ में ये भी दिख जाता है कि जब कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह से बनता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखिए राइज करा हुआ है, और एफएसएच का लेवल जब डाउन हो रहा है तो ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो रहा है। क्लियर हो रहा है? तो धीरे धीरे जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो एलएच के लेवल तब जब राइज करेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम बनते ही आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल राइज करता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये सभी चीजें आप अगर कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो ये ज्यादा फायदा देगी, क्योंकि यही से क्वेश्चन सीबीएसई वगैरह में पूछ लिए जाते हैं कि वो किस तरीके से ओवरी के इवेंट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के इवेंट्स से। तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को भी आप देखिए अगर गौर से, तो आप देखते चलिए कि फॉलिकुलर मेंस्ट्रुअल फेज में यानी ब्लीडिंग फेज में ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे फॉलिकुलर फेज आती है, और फॉलिकुलर फेज में ये धीरे 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 ग्रो करती है। और जब यहाँ ओव्यूलेटरी फेज होती है पूरी तरह से एंडोमेट्रियम परसिस्ट करी होती है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पूरी तरह से राइज करता है, वहां के ऊपर आप देखिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों राइज करे हुए हैं, और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग उस टाइम पे सबसे ज्यादा थिक है। और जैसे ही ये ओवा आगे की तरफ जाएगा, एंडोमेट्रियम के पास में जाएगा ओवा जो कि अभी निकला था ओवरी से, और जैसे ही एम्पुलर रीजन को क्रॉस कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा,
वैसे ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड होना शुरू हो जाएगी, यानी मेंस्ट्रुअल फेज दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो ये रिकरेंट साइकिल्स चलते रहेंगे, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। एनसीईआरटी की माने तो एनसीईआरटी कहती है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, और ये किसमें होते हैं? मैमेलियन प्राइमेट्स में होते हैं। इन्होंने एक लाइन पूरी दी हुई है एनसीईआरटी में, इन्होंने कहा है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल primates, that is the monkey, apes and human beings is called menstrual cycle। इन्होंने कहा है कि जो menstrual cycle है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल होते हैं, और बेसिकली होते भी यही हैं। अब बात करते हैं कि क्यों ये शुरू होते हैं। तो आपको एक बात पता चली कि क्यों शुरू हो रहे हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल इसलिए शुरू हो रहे हैं क्योंकि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो बढ़ेगी, तभी ये जो फर्टिलाइज्ड ओवा है, अगर यहां फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइज्ड ओवा यहां आके इंप्लांट कर जाएगा, यूट्रस की लाइनिंग से कनेक्ट हो जाएगा, और ये कनेक्शन हो जाना कहलाता है इंप्लांटेशन। तो इंप्लांट कर जाएगा और यहां पे ये बेबी डेवलप कर जाएगा। तो इसलिए ये काम होता है, ये ओवरीज ऑल्टरनेटली हर 28th डे पे, यानी एक 28th डे पे यहां तो अगले 28th डे पे यहां से ओवा को रिलीज करेंगी, और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग वैसे ही शेड और कंस्ट्रक्ट होती रहेगी। ये कहलाता है पूरा एक साइक्लिक इवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंडर में आता है, और आपने ये पूरी चीजें जान ली हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बात कुछ करते हैं इसके डिसऑर्डर्स की, कि इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चीजें दिख रही हैं, जो उसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है अर्ली लाइफ में तो उसे कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ये करीब 6 ईयर ओल्ड के बच्चे में सबसे पहले देखी गई है, इससे ज्यादा नीचे की नहीं देखी गई है। इसके बाद आता है एक नया टर्म डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है कि अगर मेंस्ट्रुएशन पेनफुल हो रहे हैं तो उसे कहेंगे डिस्मेनोरिया। इसके बाद अगर नया टर्म एक और है कि ओलिगोमेनोरिया। इसका मतलब क्या होता है? ये स्पार्स है, यानी फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, यानी अगर लगातार होते चले जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन तो उसे कहेंगे ओलिगोमेनोरिया। और अगर एमिनोरिया की बात करी जाए तो ये क्या है? यहां पे मेंसेस होंगे ही नहीं। बात ये भी कर लेते हैं कि क्या थियरीज हैं इसके पीछे कि मेनोपॉज क्यों होता है, यानी कि ये ब्लीडिंग जो फेज है ये खत्म ही हो जाती है। जो फीमेल्स की एक लाइफ स्पैन है जिसमें 45 के बाद इन जनरल फीमेल्स में ये खत्म हो जाती है, तो क्यों ऐसा होता है इसके ऊपर 2 थियरीज हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। उनका मानना ये है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकता है वो इसलिए रुकता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज ही नहीं होते हैं, और अगर LH और FSH हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक नहीं होगी, और अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक नहीं होगी तो शेड क्या होगी। तो यहां से कुछ लोग तो ये मानते हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ये इतने फॉलिकल होते हैं, लेकिन ये फॉलिकल धीरे धीरे हर टाइम पे ये रिलीज नहीं हो सकते। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल या रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन माना गया है वो करीब 12 to 15 ईयर से लेके 45 ईयर तक का माना गया। तो ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है, यहाँ पे जिस टाइम से शुरू हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहां से लेके मिनाक से लेके मेनोपॉज तक, यानी कि शुरुआत जब होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वहां से लेके मेनोपॉज तक का जो साइकिल होगा वो रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा। और उस साइकिल में बहुत सारे फॉलिकल्स डिग्रेड हो जाते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया कहलाता है वो, जब फॉलिकल्स जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं। अब अगर फॉलिकल ही नहीं बचे तो दूसरी थ्योरी क्या कहती है? अगर फॉलिकल ही नहीं बचे तो जब फॉलिकल नहीं होंगे तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा है तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी मेंटेन नहीं होगी। तो ये हमारी दूसरी थ्योरी है कि मेनोपॉज क्यों हो जाता है, क्यों फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुएशन पूरी लाइफ नहीं चलता है, उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। तो क्यों कम होता है? शुरुआत क्योंकि होती है प्यूबर्टी से, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन बनना शुरू होंगे LH और FSH, और अंत होता है इस पे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही ये हार्मोन बनना खत्म भी हो जाते हैं, कुछ का मानना है। और कुछ का मानना क्या है कि फॉलिकल से ही खत्म हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ भी अभी भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके सारी चीजें पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इसको मत भूलिएगा। शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ें और हम आपको लाइव सेशंस दे सकें। थैंक यू।